Hello everyone. So in this video we will see solution of NEET 2023 of physics. तो इसमें एक क्वेश्चन था, आई थिंक अगर आप देखेंगे तो कि ये क्वेश्चन गिवन था और आपको फाइंड आउट करना था कि इसमें था ये गैल्वेनोमीटर गिवन है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये अननोन रेजिस्टेंस है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 4000 ओम का गिवन है। आपको फाइंड आउट करना था कि अगर सपोज जो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट है, मतलब इसमें करंट की वैल्यू क्या है 0, इसके अंदर करंट की वैल्यू क्या है 0, तो आपको फाइंड आउट करना था रेजिस्टेंस। तो हमको क्या पता है कि अगर यहाँ पर इसमें करंट 0, दैट मीन्स क्या हुआ, ये 2 वोल्ट यहाँ पर अपीयर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 वोल्ट यहाँ पर, और ये वाला 10 वोल्ट ये है। तो अगर मैं करंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो कितना आएगा, है ना। हमको पता है कि विद द हेल्प ऑफ KCL, किरचॉफ करंट लॉ, दैट मीन्स इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, इनकमिंग करंट इज ऑलवेज आउटगोइंग करंट। तो अगर इसमें करंट फाइंड आउट करना चाहूँ तो आप लिख सकते हैं 10 - 2 डिवाइडेड बाई वॉट 400, तो आप बोलेंगे 8/400, ओके। और हमको पता है कि पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज दिखेगा आपको क्या दिखेगा, सेम दिखेगा, मतलब 2 वोल्ट यहाँ पर आपको यहाँ दिखेगा। तो ये आपको क्या दिखा, ये दिखा आपको, इसको अगर आप कट करेंगे 1/50 एम्पियर, ये किस में करंट दिखेगा, ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है सपोज आई, और ये करंट इसमें तो 0, तो सेम करंट किस में अपीयर होगा, इसमें करंट जाएगा, मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा होगा। अगर मेरे को यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो भाई ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के थ्रू आप क्या लिख सकते हैं सर, V = क्या होता है I × R, ठीक है। वोल्टेज हमको पता है, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कितना है सर 2, करंट हमको फाइंड ऑलरेडी गिवन है कितना है 1/50, और ये कितना रेजिस्टेंस। तो अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 52 जा, तो आंसर जो इस क्वेश्चन का सिंपल था 52 = 100, ठीक है। तो ऑप्शन आई थिंक बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि हमको कंसेप्ट क्या लगाना था कि ये जो कंसेप्ट है 2 वोल्ट है, इसमें करंट कितना है 0, तो 2 वोल्ट सेम अपीयर होगा यहाँ पर, और हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू अननोन है। तो क्या क्या हमने यहाँ से 10 - ये वाला 2 वोल्ट यहाँ पर अपीयर होगा, तो सिंपली 10 - 2 कितना होगा 8 वोल्टेज होगा डिवाइडेड बाई 400, बिकॉज आंसर एम्पियर में था तो हम इजीली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये था, अगर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन ये था, अगर मैं नोटिस करूं तो कि एक कैपेसिटर गिवन था आपके पास, ये कुछ ऐसा डायग्राम कुछ ऐसा है, आपको फाइंड आउट करना था कि एक टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B, A और B के बीच में टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, ओके। इसकी जो वैल्यू थी वो 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैरड, और इसकी भी वैल्यू कितनी है 3 माइक्रोफैरड। तो अगर आपको फाइंड आउट करना CAB, दैट मीन्स क्या हुआ कि कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड B में टोटल बीच कितना है, तो ये फाइंड आउट करना था। तो हमको क्लियरली क्या दिख रहा है कि सर ये वाला 3 ओम एंड ये 3 ओम, दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन केस ऑफ पैरेलल क्या होता है कि जब भी दोनों की वैल्यू सेम होती है, एक का हाफ कर दो आंसर, और ये होता है रेजिस्टेंस का केस। लेकिन कैपेसिटर में जस्ट इसका अपोजिट होता है, सर ये किस में कनेक्टेड पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या करते हैं आप डायरेक्टली ऐड कर देते तो इनको अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 3 + 3, सर इसकी वैल्यू कितनी हो गई 6 माइक्रोफैरड। तो इसका जो डायग्राम कुछ बनेगा, कुछ लाइक दिख ऐसा बनेगा, अगर आप देखेंगे इसका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, ये ऑलरेडी कितने माइक्रोफैरड का था 3 माइक्रोफैरड का, और ये कितने का है, दिस इज ऑल्सो 3 माइक्रोफैरड है। अगर मेरे को टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, सॉरी ये कितने का है, ये 6 माइक्रोफैरड हो गया, ये कितना हो गया 6 माइक्रोफैरड हो गया, और मेरे को फाइंड आउट करना है क्या टोटल कैपेसिटेंस। तो अगर टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3 × 6 अपॉन नीचे दोनों का एडिशन। सर कैसे, अरे ये दोनों किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, और सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 अपॉन C1 + C2, ये फॉर्मूला होता है किसके केस में, सीरीज़ का। पैरेलल के केस में क्या होता है C = C1 + C2, ठीक है। तो ये इसके हेल्प से आ गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे हो गया 18/9, तो आप बोलेंगे जो CAB की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरड। तो आई थिंक यू गॉट द सॉल्यूशन। तो आंसर D फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन था आपके पास, अगर मैं बात करूं कि ऐसा कुछ डायग्राम था, एक क्वेश्चन ये था, अगर आपको एक रेजिस्टेंस गिवन था
और कुछ ऐसा आपको गिवन था, ऐसा गिवन है 7 ओम का एक रेजिस्टेंस गिवन है, कितने ओम का गिवन है, 7 ओम का एक रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है। और ये जो पैरामीटर्स है, ये सपोज पॉइंट ए है, ये डी है, और ये सी है और बी है, और ये कितना है 2 ओम की वैल्यू गिवन है, और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस प्लस ये 10 वोल्ट गिवन है आपको, और ये कितना गिवन है सर, ये आपको 5 वोल्ट गिवन था, और ये 1 ओम की वैल्यू है, और इसमें ये जो आपको वैल्यू गिवन है 7 ओम। आपको फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट ये करना था कि करंट का डायरेक्शन बताना था, ठीक है, कि करंट का जो डायरेक्शन है वो किस साइड से किस साइड में होगा। तो हमको एक कंक्लूजन पता होना चाहिए कि करंट के जो हमेशा ट्रांजिशन में फ्लो होता है वो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, ओके। तो एक्चुअली आपको सबसे पहले ये जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखा तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन करता है, इज दिस क्लोज लूप, यस दिस इज ए क्लोज सर्किट है, एक क्लोज सर्किट है। और हम क्या कर सकते हैं, आपने एक लॉ पढ़ा होगा, दैट मीन्स KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज क्या होता है, किसी भी क्लोज लूप सर्किट में सारे वोल्टेज का सम वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। क्या बोला मैं, किसी भी क्लोज लूप सर्किट में जो सम होता है ऑल द वोल्टेजेस का वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, मतलब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या सारे वोल्टेज का ड्रॉप लिख देता हूँ, उनको 0 के इक्वल कर देता हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं इसमें करंट लिखूंगा, आपको यहाँ पर वोल्टेज लिखना है तो बाई ओम्स लॉ कहता है, अगर वोल्टेज आपको लिखना वाई ओम्स लॉ अगर आपको वोल्टेज लिखना है कहीं का, तो आपको क्या पता होना चाहिए, वहाँ का करंट पता होना चाहिए और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, ओके। तो मेरे को यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, लेकिन करंट अज्यूम कर लिया, क्योंकि अगर मैं इसमें करंट अज्यूम करूँगा आई, तो फिर ऑल आर जितने भी सर्किट में है, क्योंकि ऑल एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि सब में करंट क्या फ्लो हो रहा है, मैंने अज्यूम किया कि आई फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल लिखूंगा तो यहाँ का हो जाएगा सर आई इंटू आर की वैल्यू कितना है 2 प्लस, अगर मैं इसका देखो पहले साइन क्या पड़ रहा है माइनस, तो मैंने लिखा देखो -10, उसके बाद इस साइड से मूव किया तो साइन कैसा है प्लस का 5, उसके बाद अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर इसमें करंट सेम फ्लो हो रहा है आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना 1 प्लस, इसमें करंट आएगा तो इसमें कितना आएगा 7 इंटू आई इजिकल टू 0, तो 7i प्लस 1i 8i, 8 प्लस 2 कितना होगा 10i, 10i माइनस 10 प्लस 5 तो हो गया माइनस का 5 इजिकल टू 0। तो i इजिकल टू आपके लिख सकते हैं 0.5 एम्पियर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑप्शन ए। तो इसमें आपके पास दैट मीन्स ये पॉजिटिव आया, मेरा अजम्पशन मतलब राइट है, मैंने ये लिया था अजम्पशन राइट है। तो इसमें एक ऑप्शन था कि A to B, यस बिकॉज तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ आया होगा, है ना। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। कुछ एक क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था कि एक एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था। उसने बोला कि एक सपोज डिस्टेंस है, ये सपोज मान लो डिस्टेंस A to B है, और उसने जो फर्स्ट हाफ है ना उसका जो स्पीड है सपोज थीटा कितना था, ठीक है, उसने एक व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ v एंड रिमेनिंग डिस्टेंस 2v, मतलब एक डिस्टेंस को उसने v स्पीड से कवर किया, दूसरे को कितने से किया 2v से किया। तो आपको फाइंड आउट करना था कि एवरेज स्पीड कितनी होती। तो क्या फाइंड आउट करना था आपको, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना था। एवरेज स्पीड इक्वल टू, तो एक्चुअली क्या था इस वाले फॉर्मूले हमको ये नोटिस करना था कि अगर सपोज कि अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है, मतलब हाफ, उसने ऑलरेडी बोला कि हाफ डिस्टेंस इतने से किया, हाफ रिमेनिंग, दैट मीन्स डिस्टेंस क्या है सेम, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, एवरेज स्पीड का ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, और ये किसकी वैल्यू है सर s1 की, और ये किसकी वैल्यू सर s2। पुट द वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू s1 की वैल्यू क्या है सर v, इसकी वैल्यू क्या है 2v, अपॉन इसकी वैल्यू कितना v और इसकी वैल्यू कितना 2v। अगर आप इसको देखेंगे तो कितना होगा 4v स्क्वायर अपॉन ये कितना हो गया 3v। समझा कुछ, 2 2 जा 4 ना, 4v स्क्वायर, ये कितना होगा 3v। तो अगर v से v गेट कैंसिल तो आंसर होगा 4v अपॉन 3। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का।
अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड गिवन था और आपको जो फाइंड आउट करना था, ठीक है, जो फाइंड आउट करना था वो ये था, जैसे अगर मैं बात करूं, हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस, ठीक है, क्वेश्चन ये था किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स एनी क्लोज सरफेस इस, तो अगर आपको पता होगा किसी, अगर आप गॉस लॉ आपने पढ़ा होगा ना, गॉस लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगी, अगर आप जो फ्लक्स होता है वो आउटसाइड जा रहा है तो दैट मीन्स पॉजिटिव ले सकते हैं, अगर इनसाइड है तो नेगेटिव है। तो किसी भी क्लोज लूप सर्किट में जितना फ्लक्स एंटर होता है उतना ही लीव करता है, तो एक को अगर साइन पॉजिटिव लेंगे दूसरे का नेगेटिव लेना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर आप टोटल की बात करेंगे, नेट की बात करेंगे तो क्या आएगा, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो आंसर होगा इसका 0। ऑप्शन आई थिंक देखिए मैंने ऑप्शन लाइक डी। और एक क्वेश्चन ये है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये था कि एक क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक कार्नोट इंजन गिवन है, क्या गिवन है, कार्नोट इंजन गिवन है, उसकी जो एफिशिएंसी दैट मीन्स 50% था, तो 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 1/2 लिख सकता हूँ और 0.5 लिख सकता हूँ। यस सर, वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, आप एफिशिएंसी को ये लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो गिवन था सोर्स टेम्परेचर गिवन था, तो सर हमारे पास इंजन में 2 टेम्परेचर होते हैं, एक सोर्स का टेम्परेचर होता है और एक रिजर्वायर या सिंक टेम्परेचर होता है। तो मोस्टली क्या होता है, जो सोर्स का टेम्परेचर होता है ना, ये इंजन के इनसाइड का टेम्परेचर हमेशा हायर होता है, ठीक है। जो हिंट दिया था उसने ये दिया था कि उसने बोला था आपको सोर्स का टेम्परेचर, और हमको पता है कि सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हायर होता है कंपेयर टू व्हाट, सिंक टेम्परेचर। दैट मीन्स ये आपको गिवन क्या था, T1, तो T1 इक्वल टू आपको गिवन था 327 डिग्री सेल्सियस, ओके, 327 डिग्री सेल्सियस गिवन था। दैट मीन्स आपको फाइंड आउट जो करना था वो फाइंड आउट करना T2, क्या फाइंड आउट करना T2। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए, जो गिवन है ना, ये जो सबसे पहले गिवन है वो आपको चेंज करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में। ये तो कंसेप्ट है ना, कार्नोट इंजन थर्मोडायनेमिक्स में ये, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें सर +273 ऐड कर देंगे। यस सर, तो मैंने क्या किया, +273 ऐड कर दिया, कितना हो गया 0, ये हो गया सर 6K, दैट मीन्स T1। और हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है ईटा = 1 - व्हाट, T2/T1। हमको ये फाइंड आउट करना, तो मैं देखो डायरेक्टली ईटा के प्लेस पर लिख रहा हूँ 1/2, ईटा के प्लेस पे लिख रहा हूँ 1/2, 1 - T2, T2 की वैल्यू कितना हमको फाइंड आउट करना, और T1 की वैल्यू कितना सर 600, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको 1/2 लिखता हूँ और ये होगा 600 - T2/600। तो मैं इसको इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इस साइड भेजता हूँ, तो ये होगा 600 / 2, व्हाट कितना होगा 300, तो 300 आंसर ऐसा हो जाएगा, 300 = 600 - व्हाट T2। तो अगर आप इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, इसको इस साइड भेजता हूँ इसको, तो आप T2 की वैल्यू बोलेंगे कितना आया सर 300 केल्विन, बट ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं था। अगर आप देखेंगे T2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, T2 की वैल्यू जो आई हमारे पास 300 की आई, बट ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं था। तो व्हाट शुड आई डू, मेरे को एक करना पड़ेगा कि ऑप्शन ऑल आर गिवन है ना डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, -273 करना पड़ेगा। तो जब आप -273 करेंगे तो फिर आंसर आपके पास पता है क्या आएगा, द आंसर ऑफ क्वेश्चन इज दिस, नथिंग बट व्हाट 27 डिग्री सेल्सियस आंसर था। दैट मीन्स ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था, अगर मैं ठीक से बात करूं तो, ओके। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक जो टेम्परेचर है, क्वेश्चन एक ये था किसी भी जो गैस का टेम्परेचर है कितना है, -50 डिग्री सेल्सियस गिवन है, टेम्परेचर कितना था -50 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट शुड आई डू सर, सबसे पहले मेरे को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा सर। हाउ वी कैन चेंज अ केल्विन, प्लस ऐड द +273, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, इसमें +273 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे सर, +273 ऐड कर देंगे। तो +273 ऐड करने पर ना आपसे जो पूछा कि एट व्हाट टेम्परेचर गैस शुड बी हीटेड, सो द आरएमएस स्पीड इंक्रीज बाई
3 टाइम्स, है ना। क्या करना है आपको, RMS स्पीड 3 टाइम्स इंक्रीज करना है। तो सर RMS स्पीड इंक्रीज 3 टाइम्स का मीनिंग हो गया कि ऑलरेडी अपने आप में 100% होगा, 3 टाइम और इंक्रीज कर दे, दैट मीन्स क्या 4 टाइम्स हो गया ना, वो नहीं समझा। दैट मीन्स ऑलरेडी अपने आप में 100% कोई वैल्यू होती है, अगर उसके बाद 300% ऑलरेडी कर दे तो कितना हो गया, 300 + 100%, तो दैट मीन्स होगा 400% हो गया। और हमको फॉर्मूला क्या पता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रूट टेम्परेचर के इक्वल होता है। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है, रूट टेम्परेचर का होता है। दैट मीन्स टेम्परेचर RMS स्पीड के ये फाइंड आउट करना। तो देखो अगर मैं उसका लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका लिखूँ तो आप लिख सकते हैं 270 23 डिग्री क्या, अगर आप केल्विन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये लिखेंगे तो फिर उसके बाद आपको पूछा है कि टेम्परेचर पूछा था, आई थिंक, हाँ ये पूछा है, ये क्या पूछा है, ये पूछा है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया, है ना। तो जस्ट आपको बस ये इसके रूट क्या, अब क्या है ना सर, रूट दे रखा है, इधर क्या स्पीड दे रखी, तो व्हाट शुड आई डू, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसमें करेंगे तो पता है क्या होगा, मैं ये तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो, है ना, स्क्वायर कर दो दोनों साइड स्क्वायर कर दी, स्क्वायर करेंगे तो ये होगा v², और ये कितना होगा सर, एक्चुअली t। अगर वेलोसिटी कितना होगा, 3 टाइम्स तो ऑलरेडी था, 1 टाइम्स और तो आप बोलेंगे 4 टाइम, और 4 का स्क्वायर कितना हो 16, दैट मीन्स t। टेम्परेचर कितना होगा, 16 टाइम्स का समथिंग हो जाएगा। तो टेम्परेचर ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेटली अगर आपको गिवन है 223 × 16, तो इट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली यू गॉट 3295 केल्विन, आई थिंक, है ना। एंड वी कैन से दिस इज द ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ऐसा कुछ था, अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन ये था कि मेरे को ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन लगा कि एक द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर। कोई इंडक्टर है, सपोज मान लो ये इंडक्टर है आपके पास, ये आपके पास इंडक्टर है और ये सपोज एल है। तो उसने पूछा था कि हाउ मच, इसकी जो वैल्यू है वो उसके वैल्यू आपको गिवन है 4 माइक्रो हेनरी। कितना गिवन है, 4 माइक्रो हेनरी गिवन है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स जो करंट की वैल्यू है वो है 2 एम्पियर। कितना है, 2 एम्पियर है। आपको फाइंड आउट क्या करना था कि ये जो क्या इंडक्टर है वो हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड बाय, ये क्वेश्चन था। तो हमको पता है, हर स्टूडेंट को पता होता है कि कैपेसिटर स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म व्हाट, करंट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। और कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, चार्ज, है ना। कैपेसिटर चार्ज की फॉर्म में करता है, और इंडक्टर किसकी फॉर्म में करता है, करंट की फॉर्म में करता है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होता है सर, फॉर्मूला E इक्वल टू फॉर्मूला होता है हाफ L I स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूँ तो हाफ इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, तो हो गया सर 4 इंटू 10 की पावर व्हाट -6 बिकॉज माइक्रो। और करंट की वैल्यू कितना है सर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ओके, तो अगर आप लिखेंगे 4 जाए 16/2, तो ओके आप बोलोगे 8 मिली जूल। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट एंड ऑप्शन हियर इज बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये था, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन वेरी सिंपल था, ऐसा ओनली फॉर्मूला बेस्ड था। तो मैं बात करूं तो एक ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये गिवन है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और थीटा गिवन है ना। क्वेश्चन ये है कि आपको थीटा गिवन था 30 डिग्री गिवन था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट मीन्स ई जो गिवन है आपको वो गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम गिवन है। एंड एक्सपीरियंस ऑफ टॉर्क, आपको टॉर्क गिवन है, टॉर्क की वैल्यू कितना, टॉर्क की वैल्यू गिवन है आपको 4 नैनो न्यूटन पर मीटर। और जो आपको डाइपोल चार्ज कैलकुलेट करना, मतलब दैट मीन्स आपको क्यू फाइंड आउट करना है। और जो लेंथ गिवन है आपको डाइपोल की लेंथ दैट मीन्स एल, वो गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर। बस ये क्वेश्चन था, वेरी इजी सिंपल था। आप हर स्टूडेंट को मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला पता होता है। सर फॉर्मूला क्या होता है, हाँ अगर मैं बात करूँ सबसे देखो मेन, अगर इस क्वेश्चन में जिस स्टूडेंट का रॉन्ग किसका हुआ होगा, मैं तो रॉन्ग किसका हुआ होगा, जिस स्टूडेंट ने इसका केयर नहीं किया होगा। सर ये क्या लिखा, ये लिखा सेंटीमीटर, तो व्हाट शुड आई डू, तो सबसे पहले आपको लेंथ को चेंज करना पड़ेगा 2 /
100 और वी कैन से राइट लाइक 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। बस अगर जिस स्टूडेंट को ये क्लिक किया दैट मीन्स क्वेश्चन ओवर, अदरवाइज यू कैन सफरिंग। तो फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला हमको पता है, टॉर्क इक्वल टू होता है पी डॉट ई साइन थीटा और सर हमने तो ये पढ़ रखा है टॉर्क इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला पी क्रॉस ई। हाँ ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों एक ही लिखा। बट ये ना अगर किसी वेक्टर फॉर्म में दिया होता तो आप यू कैन हैंडल दिस। तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन बात करूँ तो सॉल्यूशन आप ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। कैसे? टॉर्क की वैल्यू कितनी गिवन है सर? 4 गिवन है। पी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है सर 2q इंटू एल और वी कैन से q इंटू एल। टोटल लेंथ अपॉन टोटल लेंथ इंटू मैग्नीट्यूड चार्ज। तो मैंने लिखा चार्ज इंटू लेंथ कितना गिवन है? लेंथ गिवन है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और ये कितना गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना गिवन है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। ओके तो देखो ये कितना हो गया कि अगर आप इसको लिखेंगे 10 की पावर माइनस 2 और 10 की पावर माइनस 5 तो कितना? 10 की पावर माइनस 5 और 2 जो कितना हो गया? 4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप इसको अगर देखो एक ऑप्शन कैसे गिवन थे, अगर ऑप्शन देखेंगे तो कुछ ऑप्शन ऐसे गिवन थे कि एक था 6 और एक था 4 माइक्रोकूलम और एक था आपके पास कितना था? एक आपके पास था 2 माइक्रोकूलम और एक था 8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो बस सबकी वैल्यू पुट कर दो। देखो पी की वैल्यू तो Q इंटू एल होता ना, Q ये लिख दिया, एल ये लिख दिया। ठीक है, और एक चीज़ और लिखना आपको, साइन थीटा, साइन 30 गिवन था कितना? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो और 2 जा कितना हो गया? 4। तो अगर आप यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आई थिंक 2 मिलीकूलम आएगी। तो अगर ये करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। और एक क्वेश्चन ये था, अगर मैं बात करूँ तो कि एक ये जो लास्ट ऐसा एक क्वेश्चन था, आई थिंक हाँ ये क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक लॉजिक गेट गिवन है, लॉजिक गेट गिवन है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एक लॉजिक गेट गिवन है और एक गेट लॉजिक गेट ये गिवन है ऐसा। ये आउटपुट एक्सप्रेशन y था, है ना, और ये आउटपुट एक्सप्रेशन y था और ये a था और ये b था। आपसे पूछा था कि उसका ट्रुथ टेबल क्या होगा? नहीं, ट्रुथ टेबल बताना था। ट्रुथ टेबल बताना था ना, ट्रुथ टेबल बताना। तो मैं इसमें 4 केसेस ले सकता हूँ, a b और y। ठीक है, मैं 4 केसेस लूँगा। a इज इक्वल टू 0 और बोथ आर 0, 0 1 1 0 और 1 1, 4 केसेस ले लूँगा। ठीक है, और जो भी आउटपुट आएगा मैं उसके अकॉर्डिंग लिख दूंगा, फिर आंसर बता दूंगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहला फर्स्ट में केस क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों क्या है? 0 0। ठीक है, दोनों क्या है? बोथ आर 0। जब 0 लेंगे तो ये नॉट गेट है तो अपोजिट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, 0 का 1 कर देगा सर वो, और 0 का 1 कर देगा। और ये कौन सा लॉजिक गेट है सर? ये अपने पास है नैंड गेट। ये क्या है सर? नैंड गेट। और नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई करना, उसके बाद दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर देना। तो जब ये 0 0 जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 0 सॉरी 1 इंटू 1 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर 1 1 पर कितना आ रहा है? आंसर 0 आ रहा है। यस, मैं दूसरा केस कर रहा हूँ, 0 इंटू 1 ले रहा हूँ। 0 1 लूँगा तो ये 1 किसकी फॉर्म में जाएगा सर? ये 0 शो करेगा। और जब भी 1 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 को कॉम्प्लीमेंट 1, इसमें भी सेम ही दिखेगा। और जब मैं ये दोनों को 1 1 लूँगा, देखो मैं 1 1 लूँगा तो यहाँ पर क्या अपीयर होगा सर? 0 दिखेगा और यहाँ भी 0। और 0 इंटू 0 क्या होता है? 0 0 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1। तो आई थिंक यू विल गेट, आपके पास ये आएगा। तो ये जो अगर ऑप्शन मैच करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेटर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द रीज़न और हाउ टू सॉल्व। और एक क्वेश्चन था, आई थिंक ये वेरी बेसिक क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन व्हाट कि ये क्वेश्चन ये था कि एक पर्सन है, मतलब ये डायरेक्शन होता है, 4 डायरेक्शन होता है। ये सपोज नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट। तो
तो एक पर्सन था वो मूव कर रहा था, या ट्रैवल कर रहा था, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वो साउथ डायरेक्शन में कर रहा था। दैट मीन्स ये हुआ कि वो साउथ में आ रहा होगा तो कुछ ऐसा डायरेक्शन में आ रहा होगा ना, और उसने टर्न किया तो किस साइड चला गया, वो चला गया सर ईस्ट साइड, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में। तो इसका अगर रिजल्टेंट में फोर्स की बात करूँ है ना, रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसा आएगा ना इसका। तो रिजल्टेंट फोर्स किस किस के बीच में आएगा, नॉर्थ ईस्ट है नी। आपको बोल सकते जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा है ना, मैं आपको बताया था 4 केसेस होते हैं। अगर ऐसा कोई फोर्स लग रहा है और ऐसा लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आता है। अगर ऐसा कोई फोर्स लग रहा है दूसरा इस डायरेक्शन में तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा दिखता है। और अगर ऐसा एक ऐसा दिख रहा है और एक ऐसा दिख रहा है तो इसका रिजल्टेंट फोर्स ऐसा आता है। और एक फोर्स ऐसा दिख रहा है दूसरा फोर्स ऐसा है तो इसका रिजल्टेंट ऐसा आता है। तो ये कुछ कंक्लूजन थे क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँ तो एक क्वेश्चन ये था, एक क्रॉस प्रोडक्ट पर क्वेश्चन बेस्ड था और ये उस पर पूछा था मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन था। और क्वेश्चन रहा ये, अगर आप ठीक से देखेंगे तो कि हाँ एक एक्चुअली एक उसमें भी क्वेश्चन था, अगर आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मर पे भी था, तो वो मैं भी कराता हूँ थोड़ा सा। हाँ एक क्वेश्चन उस पर भी था, अगर आप ये एक क्वेश्चन है, जस्ट वेट सम सेकेंड सो दैट कि अपना, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि हम कैपेसिटर के केस में जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये क्वेश्चन था कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस में डिफरेंस क्या होता है? उसने बोला था फ्रीक्वेंसी पे कैसा डिपेंडेंट करता है ना, फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड करता है। तो और सर रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस के केस में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कुछ भी रिलेशन नहीं होता। तो सपोज ये गिवन है, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है ना। अगर मैं XL की बात करूं तो XL का इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है सर ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है सर 2πf इंटू एल। दैट मीन्स क्या हुआ कि XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर XL की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। और वी कैन से कि अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगा। बट ये केस क्या होता है फॉर इंडक्टर के लिए है ना, फॉर इंडक्टर के लिए। अगर मैं कैपेसिटर की बात के लिए करूँ नहीं, फॉर कैपेसिटर की बात करूँ तो इसके केस में क्या होता है सर, इसके केस में होता है कि XC इजिकल टू होता है 1/ωc, और ओमेगा इजिकल टू पता है क्या होता है सर 1/2πf इंटू सी। तो वी कैन से कंक्लूड XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो XC की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर मैं इसकी वैल्यू डिक्रीज करूंगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। तो एक ऑप्शन था ऐसा ही कुछ ऑप्शन था। तो यू कैन सॉल्व लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। एक कंक्लूजन था, आई थिंक ये था, 1 मिनट आपको बताता हूँ मैं क्वेश्चन। हाँ ये था, एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम करने पर, दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी कम करने पर क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। तो अगर आप ऑप्शन लिखेंगे ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज। तो ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज है ना। तो एक्चुअली क्या है, 2 टाइप का करंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, एक और रहता है। और एक क्वेश्चन इसमें ये था कि अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन ये था कि एक फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, उसमें सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर है, एंड विच ऑफ दिस कंपोनेंट रिमूव द AC। देखो AC रिपल्स को रिमूव करने के लिए, अब AC रिपल होता क्या, पहली बात तो ये है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम AC को DC, पहले रेक्टिफायर का कंसेप्ट देख लेते हैं। रेक्टिफायर होता क्या है, अगर आपको AC से DC में कन्वर्ट करना है ना, अगर आपको AC टू DC कन्वर्ट करना है तो देन वी विल यूज द डिवाइस विच इज कॉल्ड व्हाट, रेक्टिफायर। ओके, तो अगर आपको AC टू DC कन्वर्ट करना है, AC टू DC कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफायर यूज करना पड़ेगा। तो रेक्टिफायर भी अगेन 2 टाइप का रहता है, कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फिर फुल वेव रेक्टिफायर अगेन 2 टाइप का होता है, सेंटर टेप रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर होता है। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, इसकी एफिशिएंसी होती है 40.6% की समथिंग होती है, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 81.2% की समथिंग होती है, 81.2। तो सर आप मेरे को ये बताओ कि जो एफिशिएंसी एक्चुअली कम ज़्यादा कैसे हो गई। तो इसका मीनिंग होगा अगर किसी भी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हाई है, दैट मीन्स क्या होगा, उसमें जो नंबर ऑफ रिपल्स हैं, अगर किसी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी हाई है, इसके मीनिंग ये हुआ कि उसमें जो नंबर ऑफ रिपल्स है ऑफ DC कंपोनेंट, मतलब
टोटल का टोटल डीसी में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब कुछ कंपोनेंट एसी के डीसी में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज नथिंग बट व्हाट, रिपल्स। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिपल्स। रिपल्स का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास ये जो गिवन है एसी टोटल डीसी में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ एसी के कंपोनेंट डीसी में रह जाते हैं, उसी को बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपल्स। तो अगर आपको रिपल्स को बिल्कुल रेक्टिफाई कर रहा है, ये प्रॉब्लम वो जो रिपल्स आए उनको बिल्कुल खत्म कर रहा है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में जो रिपल फैक्टर होता है या फिर रिपल्स होते हैं वो लेस होते हैं कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आप क्या बोलेंगे, अगर आपको रिपल्स रिमूव करना है तो यू कैन यूज अ कैपेसिटर। अगर आपको रिपल्स यूज करना है तो आप कैपेसिटर यूज कर सकते हैं रिपल रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। और एक क्वेश्चन ये था एक क्वेश्चन ये था, अगर आप ठीक से देखेंगे तो वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो कुछ ऐसे ही गिवन थी मैग्नेटिक फील्ड की 2i प्लस 3j माइनस 4k और ये कुछ टेस्ला गिवन था, ठीक है। और आपको जो करंट कैरिंग था अलॉन्ग से पॉजिटिव एक्स इंटू एल में गिवन था। दैट मीन्स क्या होगा, एल आई गिवन था, ऐसा कुछ गिवन था, ठीक है। एल इज केप्ट इन ये, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था नेट मैग्नेटिक फोर्स ना। तो फोर्स आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है। अगर फोर्स कैलकुलेट करने पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इनका वो क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये होता है इंटू एल इंटू वॉट, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट हमको आता है और ये मैंने ये लिखा, ठीक है। इसकी वैल्यू लिखेंगे तो एल का आप ओनली ये लिख सकते हैं, इसमें एल है, इसकी वैल्यू 0 अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू इसके कॉफिशिएंट की वैल्यू लिखो और इसकी वैल्यू क्या लिखो आप, -4। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो कैसे लिखेंगे, जिस वेक्टर में आ रहा है तो ये हो गया, अगर आप इसको लिखेंगे पहले आई लिखेंगे, आई होगा 0 तो ये होगा 0, उसके बाद माइनस जे लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसको साइन होता है प्लस माइनस प्लस साइन होता है, तब ये लिखेंगे, ये हो गया, तो ये होगा 4l माइनस का 4l और ये हो जाएगा 0 और प्लस का k। अगर आप प्लस का k लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अगर k लिखेंगे तो ये होगा 3l, कितना होगा 3l हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली अगर आप इसका ये देखेंगे तो ये होगा 4l इंटू जे और प्लस 3l इंटू के, ठीक है। तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो मैग्नीट्यूड मतलब नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है सर ऐसा कुछ। और हमको तो कि कोई भी वेक्टर के बिना तो आंसर तो हम इजीली कर सकते हैं सर, मॉड कैसे फाइंड आउट करते हैं, 4 का स्क्वायर से 16 होता है और इस आंसर कितना होता है सर 9 होता है, तो इट बिकम्स कितना होगा √25 और √25 से बच्चे को पता है 5 का होता है, ठीक है। तो एक और ये तो चल ही रहा हमारे पास I इंटू एल तो चल ही रहा, बोलेंगे I इंटू एल। तो आई थिंक यू विल गॉट आंसर बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एक दो मैं क्वेश्चन देखता हूँ कि और कौन सा क्वेश्चन दिया रहेगा। हाँ, एक था कि ये क्वेश्चन ये था, अगर आप देखेंगे कि आपके पास एक E डॉट डी एस इजिकल टू क्या है 0 है, देन है ना, ये गिवन है ना। तो इसको आपको गॉस लॉ पता है ना सबको, गॉस लॉ क्या आता है, गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर अ क्लोज सरफेस। इसका मीनिंग होगा कि क्लोज किसी भी क्लोज सरफेस का E डॉट डी एस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग हुआ कि जितना उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन एंटर होंगी उतनी उससे लीव करेंगे, इसका मीनिंग ये हुआ ना, तभी तो 0 आएगा। अगर आप जैसे मान लो कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज मीनिंग का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्सर्ट हो रही हैं, और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग होता है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या हो रही, वहाँ पर इमर्ज हो रही। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि E डॉट डी एस 0 है, तो जो भी जैसे ये लिखा था नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइन्स, मतलब एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, मतलब कोई वैल्यू जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, कुल मिला के क्या आएगा 0। इसलिए ऑप्शन डी आई थिंक इसका करेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और एक क्वेश्चन ये था कि जो वेंचुरी मीटर है, एक्चुअली वेंचुरी मीटर बेस्ड ऑन, तो आपको पता होगा वेंचुरीमीटर क्या होता है एक्चुअली, कि जो किसी भी लिक्विड है ना, या जो लिक्विड है
उसका फ्लो को रेट, जो फ्लो ऑफ रेट है ना किसी पाइप के अंदर ना, उसका रेट बताना है लिक्विड का किस प्रिंसिपल, तो आपको पता होगा मोस्टली, है ना। अगर मैं जो मेरा चैप्टर डील करता हूँ तो ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, सबको पता। तो इसमें आंसर क्या था, बर्नौली थ्योरम, है ना। बर्नौली का नाम सुना होगा आपने, बर्नौली एक ऑप्शन था ऐसा कुछ, बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल है, ठीक है। अरे क्वेश्चन ये था कि द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस, है ना। अगर कोई अनप्रेडिक्टेबल, जैसे कोई एरर है, मतलब एरर एक्चुअली होता है क्या, मैं बता रहा हूँ। एरर होता है कि द डिविएशन फ्रॉम इट्स एक्चुअल वैल्यू, किसी भी एक्चुअल वैल्यू से डिविएशन हो जाना, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एरर। तो एरर में भी पॉजिटिव एरर हो सकता है, नेगेटिव एरर हो सकता है। जैसे कुछ ह्यूमन बींग्स एरर, जैसे लिखा कुछ और था और आपने रीड कुछ और कर लिया, या फिर लिखा कुछ और था, गलत आपने उसको लिख दिया, तो उसको ह्यूमन बींग्स एरर होते हैं। या कोई जैसे सिस्टम इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब सिस्टम हैंग हो गया, या फिर ड्यू टू द रीजन ऑफ एनीथिंग एल्स, या फिर कुछ जो इन्वायरमेंटल होती है लाइक अ टेम्परेचर, विंड, तो उनको इन्वायरमेंटल होते हैं। लेकिन एकदम रैंडम एरर, मतलब किसी भी सडनली मे बी किसी भी की वजह से भी कुछ भी हो सकता है ना, एकदम फ्लक्चुएशन हो जाना, एकदम अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं रैंडम, मतलब रैंडमली कुछ भी हो सकता है। तो एक ऑप्शन था उसमें कि रैंडम एरर, है ना। आप देखेंगे एक ऑप्शन था रैंडम एरर। क्वेश्चन ये था कि the error in the measurement of which arises due to the unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply, है ना। वोल्टेज सप्लाई और उनकी वजह से कौन सा अनप्रेडिक्टेबल है, तो आई थिंक यू विल गेट ऑप्शन सी, दैट मीन्स व्हाट, रैंडम एरर्स। तो आपको आई थिंक कुछ कुछ पॉइंट समझ आ रहे होंगे। जैसे मेरे पास जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है मैं वो डील कर रहा हूँ। और एक मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन ये था कि एक हाफ लाइफ टाइम गिवन था आपको, है ना। एक रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट का हाफ लाइफ टाइम गिवन था। तो आप देखो, मैं क्वेश्चन कर देता हूँ। एक हाफ लाइफ टाइम गिवन था क्वेश्चन का, और आपको एक्चुअली हमको फॉर्मूला पता होगा कि हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला था एन इजकल टू क्या होता है। अगर आपको अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर मेरी, अगर आपने वीडियो देखी होगी, मेरे वीडियो में डिस्कस किया, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एन, और एन इजकल टू क्या होता है सर, क्या होता है, टी अपॉन हाफ लाइफ टाइम, ये होता है ना। आपको क्या पूछा, टी पूछा, क्या पूछा, टी पूछा, और हाफ लाइफ टाइम गिवन है। हाफ लाइफ टाइम कितनी गिवन है सर, हाफ लाइफ टाइम गिवन है आपको 20 मिनट। कितना गिवन है, 20 मिनट है। और इसलिए ये भी गिवन है कि हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ड्रॉप टू, मतलब 1/16, मतलब 1/16 का होना, और इसका 1/16 टाइम्स हो जाना इनिशियल। मतलब ये क्या होता है, ये होता है सर इनिशियल के लिए, और ये क्या है सर लास्ट में, मतलब फाइनल वैल्यू। ये क्या फाइनल वैल्यू, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या आप क्या लिख सकते हैं, टी अपॉन वॉट, हाफ लाइफ टाइम, है ना। और हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू कितनी है सर, 20। कितनी गिवन है, 20। तो देखो एक बार देखना, अब मेरे को ना ये दोनों इक्वल करना है। एक्चुअली क्या करना है, इक्वल कर रहा है। तो अगर आप इक्वल करने के लिए, तो 1/16 है ना सर, तो आप ये बताओ कि इक्वल करने के लिए मैं एन टी की वैल्यू क्या पुट करूँ। तो सर टी की वैल्यू पुट, व्हाट शुड आई पुट, द वैल्यू ऑफ टी। तो अगर आप टी की वैल्यू 8 पुट करेंगे, है ना, टी की वैल्यू आप 80 पुट कर दो, अज्यूम कर ले 80 पुट कर दे, और ये 20, तो 4 जा। तो अगर आप देखो 1/2 की पावर 4, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो आप हेंस वी कैन से जो टी होगा या टाइम पीरियड कितना होगा, 80 मिनट। कितना होगा, 80 मिनट होगा। तो आई थिंक ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस ऑफ नीट 2023। जितने मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको डिस्कस किया। बाकी कुछ रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।